शीर्षक स्वयंवर। चातुर्यमशाय ने पांजी देखकर कहा, रात्रि 9:57 गुजर चुके, अंबुबाची का निवृत्ति अभी बाकी है। उसके पहले ये बारिश रुकने वाली नहीं, अभी तो शाम ही शुरू हुई है। विनोद उकिल बोले, तो सही, घर कैसे पहुंचेंगे? गृहस्वामी बंचलोचन बाबू बोले, बारिश रुकते ही चिंता करना, फिलहाल यहीं भोजन और ठहरने की व्यवस्था हो। उदो कहो तो घर के अंदर ले आओ। चातुर्य ने कहा, मसूर की दाल की खिचड़ी और इलिश मछली तली हुई। विनोद बाबू ने टकिया उठाकर कहा, ठीक है, पर तब तक समय कैसे बीतेगा? चातुर्य मसाए, कोई कहानी सुनाओ। चातुर्य थोड़ी देर सोचकर बोले, कई साल पहले मुंगेर में मैं एक बाघिन के पंजे में फंस गया था। विनोद बाबू बाधा डालते हुए बोले, अरे दहोई चातुर्य मसाए, बाघ की कहानी अब नहीं। चातुर्य थोड़े खिन्न होकर बोले, तो फिर किसकी बात करूं, भूत की या सांप की? इस बारिश में बाघ, भूत, सांप सब निष्क्रिय हैं। कुछ मुलायम देखकर प्रेम की कहानी सुनाओ। कहानी मैं नहीं सुनाता, जो कहूं सब सिर्फ सच्चाई है। ठीक है, एक सच्चे प्रेम की ही बात सुनाओ। नगेन ने कहा, तो ही ठीक है चातुर्य मशाय, प्रेम की बात बताओ। उम्र कितनी है आपकी, कितने दांत बचे हैं? प्रेम चबाने की चीज नहीं है। ओ मूर्ख, दांतों में प्रेम नहीं होता, प्रेम तो मन में होता है। नगेन ने कहा, मन तो सूख कर बासी हो गया है। प्रेम जानते हो आप, सब भूलकर मरा दिया। प्रेम की बातें तो युवा ही कहते हैं। क्या कहो वो दो? युवा क्या रे बापू, सीधे बोलो बंगाली में, चैंगड़ा। 3 कड़ी की उम्र है इतनी कि उसे प्रेम की बातें नहीं पता, बस हंगामा करने वाली टोली जानती है। विनोद बाबू बोले, आहा, क्यों ब्राह्मण को भी चढ़ाओ, सुनो तो सही। चातुर्य बोले, वर्ण में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। दर्शन, काव्य, प्रेम शास्त्र सब ब्राह्मण के सिर से निकला। फिर भी श्रेष्ठ चातुर्य है, जैसे बंकिम चातुर्य, शरद चातुर्य और एक केदार चातुर्य। क्यों बताऊं, तुम्हें डराऊं क्या? चलो आप शुरू करो। चातुर्य मशाए शुरू हुए। कई साल पहले की बात है, मैं एक अत्यंत सुंदर स्त्री के पंजे में फंस गया था। नगेन ने कहा, ये वही तो है जिस बाघिन के पंजे में फंसने की बात कही थी। विनोद बोले, यही वही कहानी। चातुर्य बोले, अरे मुंगेर में बाघिन के पंजे में फंसा था मैं, और स्त्री का किस्सा पंजाब में ले टुंडलार की तरफ। चलो घटना सुनो। पिछले साल माघ महीने में चरण घोष ने मुझसे कहा कि उसकी छोटी लड़की को टुंडला छोड़ाऊं। दामाद वहीं कहीं नौकरी करता है। बात जमी। दूसरे के पैसों पर 2nd क्लास की यात्रा, और लौटते वक्त एक दिन काशीवास भी हो जाएगा। लड़की को कुशलता से पहुंचा दिया, पर लौटते समय टुंडला स्टेशन पर जो देखा उससे तो होश उड़ गए। गाड़ी में तिल धरने की जगह नहीं। आगरा से लौटे कुछ फिरंगी आवारा 1st और 2nd क्लास की सारी बेंचें हथियाकर पड़े हैं। किस्मत अच्छी थी कि दामाद रेलवे का डॉक्टर है। गार्ड से कह सुनकर किसी तरह मुझे 1st क्लास के एक डिब्बे में ठेल दिया गया। उसी पल गाड़ी चल पड़ी। सुबह के 7 बज रहे होंगे, मगर कोहरे में पूरी दुनिया लिपटी हुई थी। डिब्बे के भीतर सब कुछ धुंधला, तैरता हुआ सा। थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे आंखें अभ्यस्त हुईं, और जो दिखा उसे देखकर मेरी तो पलकें तक स्थिर हो गईं। उधर की बेंच पर एक दैत्य जैसा लंबा चौड़ा साहब चित पड़ा, मुंह खोले, आंख बंद किए, बीच बीच में कुछ बड़बड़ाता हुआ। 2 बेंचों के बीच फर्श पर एक और ठिगना सा मोटा साहब मुंह गड़ाए सो रहा है। सिर के पास एक खाली बॉटल लुढ़क रही है। इधर की बेंच खाली थी, मगर उस पर महंगा बिछौना बिछा था। ऊपर कोई अजीब सा पहनावा, शायद भालू की खाल, और तरह तरह का सामान फैला हुआ। गाड़ी दौड़ रही थी। भागने का कोई उपाय नहीं। बेंच के सिरे पर कुर्सी जैसी एक जगह दिखी, वहीं बैठकर दुर्गा नाम जपने लगा। किसी तरह समय कट रहा था। दोनों साहब सोते रहे। मेरे भीतर भी धीरे धीरे साहस लौटने लगा। तभी अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला, और उसमें से निकली एक अनुपम मूर्ति। दूर से बहुत सी मेम साहब देखी थीं, मगर ऐसी आमने सामने देखने का अवसर कभी नहीं मिला था। चेहरा मानो चीनी से तराशा हुआ, होंठ पकी लाल मिर्च जैसे, संगमरमर से गढ़ी हुई लंबी बाहें, सुडौनो गर्दन, कसे हुए कंधे। कानों के पास सन की रस्सी जैसे घुंघराले बालों की 2 लटें कुंडली मार रही थीं। तन पर आधा सा कपड़ा। विनोद बाबू टोक बैठे, गमछा नहीं चाटुर्य मशाए, उसे स्कर्ट कहते हैं। मैं बोला, काट फाट क्या जानो बाबू, मैंने तो यही देखा बंदी खाने के गमछे को छोटा करके पहन लिया है। उसके नीचे गुलाबी केले के तनों जैसे 2 पै उतर आए हैं। देहयष्टि शब्द अब तक केवल किताबों में पढ़ा था, आज आंखों से देख लिया। सचमुच यष्टि। सिर से कमर तक एकदम सीधी, कहीं कोई लहर नहीं, जैसे जलती हुई अनार की लकड़ी।
देखते ही भीतर श्रद्धा उमड़ आई। मैंने माथे पर हाथ लगाया। सलाम मेम साहब। वो हंसी फिक्स से। लाल मिर्च के बीच कच्चे मक्के के कुछ दाने झलक गए। गर्दन हिला के बोली, गुड मॉर्निंग। नाचती हुई अप्सरा सी चाल से वो आकर बेंच पर बैठ गईं। मैं सकुचाकर कुर्सी छोड़ खड़ा हो गया। बोली, सिट डाउन बाबू, डरो मत। एक हाथ में अभय, दूसरे में सिगरेट। समझ गया, देवी प्रसन्न है, अब मुझे कौन मारेगा। अंग्रेजी बहुत नहीं आती, टूटी फूटी हिंदी अंग्रेजी मिलाकर कहा कि जगह न मिलने के कारण गार्ड की अनुमति से यहां आ बैठा हूं, अपराध क्षमा किया जाए। उन्होंने फिर अभय दिया। मैं भी बैठ गया, पर मुक्ति नहीं मिली। मेम साहब मेरे पास बैठकर दांत निकाले एकटक मुझे देखने लगी। इस केदार चाटुज्जे को सांप दौड़ा चुके हैं, बाघ पीछा कर चुके हैं, भूत डरा चुके हैं, अनुमान दांत दिखा चुका है, पुलिस कोर्ट में वकील जिरहा कर चुके हैं, मगर ऐसी आमने सामने की दशा कभी नहीं हुई थी। 60 बरस का आदमी 5 दिन से दाढ़ी नहीं बनी, मुंह कदम्ब के फूल जैसा। फिर भी इन सबको चीरती हुई लज्जा आकर मेरे दोनों कान जला गई। मैं बुदबुदाया, मेम साहब क्या देखती हैं? मैम हंस पड़ी। कुछ नहीं, नो ऑफेंस। तुम कौन है? मेरी आत्ममर्यादा पर सीधी चोट लगी। मैं क्या कोई तमाशे का जोकर हूं या चिड़ियाघर का जानवर? मैंने छाती तानकर सिर सीधा कर कहा, आई केदार चाटुज्जे, नो जू गार्डन। मैम फिर हंसी। बंगाली? मैंने गर्व से कहा, यस सर, हाई कास्ट बंगाली ब्राह्मण। और जनेऊ खींचकर दिखाते हुए बोला, सी, आप कौन है मैडम? विनोद बाबू चौंक पड़े। छी, चाटुज्जे मशाए, लड़की से नाम पूछते हैं, ये एटिकेट में मना है। मैं बोला, क्यों ना पूछूं, जब मैम मेरा परिचय ले सकती हैं तो मैं क्यों नहीं। मैम बिल्कुल नाराज नहीं हुई, बोली, मेरा नाम जॉन जिल्टर, मैं अमेरिका से हूं, पहले भी कई बार इंडिया आ चुकी हूं। इंडिया बहुत अजीब देश है। हिम्मत पाकर मैंने उन दोनों साहबों की ओर इशारा किया। ये लोग कौन हैं? मैम बड़ी सहजता से बोली। ऊपर की बेंच पर पड़े लंबे साहब की ओर उंगली बढ़ाकर, दैट चैपी है टिमोथी टॉपर, कैलिफोर्निया से, मुझसे शादी करना चाहता है, 10 करोड़ का मालिक है। फिर नीचे लुढ़कते वाले की ओर, और ये है क्रिस्टोफर कोलंबस ब्लूटो, ये भी मुझसे शादी करना चाहते हैं, इनके पास भी 10 करोड़ डॉलर हैं। मैं गंभीर स्वर में बोला, कोलंबस ने तो अमेरिका खोजा था। मैम हंसी, वो दूसरा आदमी था, ये लोग अमेरिका में रहकर भी कुछ खोज नहीं पाए, देश सूख गया है, मैथिलेटेड स्पिरिट के सिवा कुछ नहीं मिलता, इसलिए असली चीज की तलाश में दुनिया घूम रहे हैं। मैंने पूछा, तो ये बड़े स्पिरिचुअलिस्ट हैं? वेरी। उसी समय लंबा साहब आंख खुलकर मेरी ओर घूरा और घूंसा उठाकर चिल्लाया, यू गेट आउट क्विक। नीचे वाला भी हाथ पैर पटकने लगा। मैंने झट अपनी छड़ी संभाली और ठक ठक जमीन पर पीटने लगा। मेम साहब ने बिस्तर से अपने पंखदार चप्पल उठाए, लंबी वाले के दोनों गालों पर ठां ठां मारा। यू पेग। फिर छोटे को लात मारकर बोली, यू पेग। दोनों तुरंत मुंह खोले, फिर सो गए। मेम ने उनके सीने पर एक एक चप्पल रख दी, अपनी जगह लौट आई और बोली, डर नहीं बाबू। पर भरोसा किस पर करें? अरबी कहानी याद आ गई। एक दैत्य राजकुमारी को संदूक में भरकर घूमता था। दैत्य सोता तो राजकुमारी उसके सीने पर पत्थर रखकर राजकुमारों से अंगूठियां ठगती थी। सोचा, अब तो खैर नहीं, ये मेम दो दैत्यों पर सवार है, अभी मेरी भी अंगूठी उतार लेगी। जैसा डर था वैसा ही हुआ। मेरे हाथ में चांदी तांबे की तार में जड़ी पूजा की अंगूठी थी। मेम की नजर पड़ी। हाउ लवली, दिखाओ बाबू कैसी अंगूठी है। मैंने कांपते हाथ आगे बढ़ाए, जैसे उंगली कटवाने दे रहा हूं। मेम ने फुर्र से अंगूठी निकाली, अपनी उंगली में पहन ली। ब्यूटीफुल। हाय राम, ये मेरी त्रिसंध्या जब की अंगूठी थी। ये म्लेच्छ स्त्री इसे अपवित्र कर डाली। आंखें भर आईं, मगर उत्सुकता भी जागी। मैंने पूछा, मेम साहब, आपके पास और कितनी अंगूठियां हैं? 99। मेम ने बेंच के नीचे से एक संदूक निकाला, एक अजीब सा बक्सा खोला। मेरी आंखें चौंधिया गई। दराज पर दराज, कहीं हार, कहीं कर्णफूल, कहीं रत्न। एक ट्रे में 20-25 अंगूठियां मेरे सामने रख दी। जो पसंद हो ले लो बाबू। मैं बोला, ये क्या बात हुई? मेरी अंगूठी की कीमत 9 पैसे भी नहीं, वही आपको भेंट है, बहुत पवित्र है, संभाल कर रखना। मेम मुस्कुराई, यू ऑल डियर, पर अगर मैं तुम्हारा उपहार लूं तो अपना क्यों ना दूं? और कहकर एक माणिक की अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी। मैं बोला, थैंक यू मेम साहब, आई एम योर स्लेव, फॉरगेट मी नॉट। मन ही मन कहा, डर मत ब्राह्मणी, यह अंगूठी तेरे ही लिए है। ट्रेन इटावा पहुंच गई। खानसामा चाय रोटी मक्खन लेकर आया। टी हुजूर। मेम ने ट्रे रख दी। मेरी छड़ी लेकर दोनों दैत्यों को ठेला।
गेट अप टिमी, गेट अप रोटो। वे जंगली सुअरों की तरह घुरघुराए। समझ गया, उठने की हालत नहीं। मेम ने मुझसे पूछा, चटार जी तुम खाओगे? कोई आपत्ति? अब असली धर्म संकट, म्लेच्छ स्त्री की हाथ की चीज, मगर ठंड भी भयानक और खुशबू भी। शास्त्र में चाय पीना कहीं मना नहीं, और इतने बड़े लकड़ी के घर यानी रेलगाड़ी में ठंड भगाने के लिए औषधि रूप में चाय पी जाए तो दोष भी नहीं। मैं बोला, मैडम लक्ष्मी, जब तुम अपने हाथ से दे रही हो तो क्यों ना पीऊं, पर रोटी नहीं। चाय पीते ही मन के कपाट खुल जाते हैं, मुंह से न जाने क्या क्या निकलने लगता है। अश्वत्थामा दूध ना मिलने पर पीतल का गूंद खाकर नाच उठे थे, वैसे ही भोला बंगाली चाय में ही शराब का नशा पा लेता है। बंकिम चाटुर्जी ने तारीफ के लिए चाय नहीं पी, सर्दी होने पर अदरक नमक डालकर पीते थे, और लिख दिया, बंदी मेरा प्राणेश्वर। आज चाय के कारण बंगाल में भावनाओं की बाढ़ आ गई है। घर घर चाय, घर घर प्रेम। पहले के कवियों को कितना जंगाल था, उपवन, चांद, मलय, कोकिल। तब कामदेव चलाते थे बाण। अब कोई झंझट नहीं, बस चाहिए 2 टूटे हैंडल वाले कप, थोड़ा फटा ऑयल क्लॉथ, 1 केरोसिन की मेज, 2 तरफ 2 युवक युवती, और बीच में धुआं उगलती केतली। किस्मत अच्छी थी, उम्र 60 की थी, इसीलिए बच गया। मैंने मैम से पूछा, अच्छा मैम साहब, ये जो 2 हुजूर यहां लुढ़क रहे हैं, ये दोनों ही तो आपके पानी प्रार्थी हैं, आप किस भाग्यवान को चुनेंगी? मैम बोली, यही तो समस्या है, अभी तक निश्चय नहीं कर पाई हूं। कभी लगता है टिम्मी ही ठीक वर है, लंबा, सुडौल, सुंदर, और मुझसे बहुत प्रेम भी करता है, लेकिन शराब पीते ही उसका मिजाज बिगड़ जाता है। और ये रोटो, भले ही ठेगना मोटा है और उम्र भी कुछ ज्यादा है, मगर बहुत आज्ञाकारी है, बहुत कोमल मन का। जरा सी शराब पीते ही रो पड़ता है। बड़ी मुसीबत में पड़ गई हूं, दोनों ही जिद्दी हैं। खैर, अभी कुछ घंटे हैं, हावड़ा पहुंचने से पहले तय कर लूंगी। अच्छा चटार्जी, तुम ही बताओ, इन दोनों में से किससे शादी करनी चाहिए? मैंने कहा, मैम साहब, आपने जैसा इनका स्वभाव बताया, उससे तो दोनों ही बड़े सुयोगी वर जान पड़ते हैं, लेकिन इस समय जिस तरह ये बेहोश पड़े हैं। मैम हंसी, ओह ये कुछ नहीं, थोड़ी देर में दोनों चंगे हो जाएंगे। मैंने कहा, अगर आपका किसी एक पर विशेष झुकाव नहीं है तो क्यों ना अपने माता पिता पर निर्णय छोड़ दें। मैम बोली, मेरे माता पिता कोई नहीं है, मैं ही अपनी अभिभावक हूं। देखो चटार जी, ये भार मैं तुम्हें देती हूं, तुम अच्छे से दोनों को परखो। मुगल सराय उतरने से पहले अपना मत मुझे बता देना। सोचा था सिक्का उछालकर फैसला कर लूंगी, लेकिन जब तुम हो तब उसकी जरूरत नहीं। व्यवस्था बुरी नहीं? रिश्तेदारों दोस्तों के लिए मैंने बहुत से विवाह तय कराए हैं, लेकिन ऐसे विचित्र वर चुनने की जिम्मेदारी कभी नहीं मिली। दोनों ही करोड़पति, दोनों ही घोर पियक्कड़। एक कद में बड़ा, दूसरा वजन में बराबरी कर रहा है। बुद्धि और विद्या का जो प्रमाण मिला है वो अब तक केवल घों-घों। चलो, मेम को जब आपत्ति नहीं तो जिसका नाम चाहूंगा वही सुझा दूंगा, और अगर लगा कि मेम मेरी बात मानेगी तो कहूंगा, माँ लक्ष्मी, जब सिर पहले ही मुंडवा चुकी हो तो बाकी कर्म भी पूरे कर डाल। इन दोनों भावी पतियों को झाड़ पहुंचकर नरक पहुंचा दे। कथा कहते कहते 9:30 बजने को आए। अब अगला छोटा स्टेशन आने वाला था। वहीं साहब मेम नाश्ता करने खाने वाले डिब्बे में जाएंगे। तभी ध्यान गया, चाय पीकर मेम के होंठ फीके पड़ गए हैं। समझ गया, रंग कच्चा है। मेम ने एक सुनहरी डिबिया खोली, उससे निकला एक छोटा आईना, एक लाल लिपस्टिक, एक पाउडर की पुड़िया। लाल रंग होठों पर फेरा, थोड़ा नाक पर, फिर पाउडर लगाकर चेहरे की मरम्मत कर ली। गाड़ी रोकी। मेम बोली, चटार जी, मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूं, टिम्मी और रोटो यहीं रहेंगे, जरा ध्यान रखना जाकर लड़ाई न करें, अगर ना समझे तो चेन खींच देना। आहा, कैसी सीधी साधी जिम्मेदारी थमा गई। जागकर लड़ाई न करें तो घड़ी भर की थोड़ी मान मर्यादा रहेगी, नहीं तो चेन खींचकर मुझे पीछा छुड़ाओ, मैं सरने मुड़ा ओतल ही पड़ा हूं। लगभग आधे घंटे बाद कानपुर आएगा, तब मैम फिर इसी डिब्बे में लौटेंगी। तब तक मरूं या क्या करूं? मैंने अपनी लाठी कसकर पकड़ी और फिर दुर्गा नाम जपने लगा। लंबा साहब उठकर बैठ गया, जंभाई ली, आंखें मली, उंगलियां चटकाईं, मेरी ओर एक बार घूर कर देखा, पर कुछ बोला नहीं। डगमगाता हुआ बाथरूम की ओर गया, अंदर जाकर फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय ठिकना साहब उछलकर मेंढक की तरह धप मेरे पास आ बैठा। मैं डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि उसने मेरा हाथ हिलाकर कहा, गुड मॉर्निंग सर, मैं क्रिस्टोफर कोलंबस रोटो हूं। मैंने हिम्मत बटोर कर कहा, सलाम हुजूर, मेरे पास $10 करोड़ हैं, हर मिनट मेरी कमाई। मैं बोला,
हुजूर आप दुनिया के मालिक हैं, ये मुझे मालूम है। रोटो ने मेरी छाती पर उंगली टिकाकर कहा, लुक हियर बाबू, मैं तुम्हें 5 रुपया बख्शीश दूंगा। क्यों हुजूर? मिस जिल्टर को तुम्हें ही राजी कराना होगा। मैं सब सुन चुका हूं, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम ही कन्या करता हो। वो टिम्थी टोपार बड़ा पाजी आदमी है, उसकी सारी संपत्ति मेरे पास गिरवी है। वो घोर शराबी है, पॉपर है। उससे शादी हुई तो मिस जिल्टर दुख में मर जाएंगी। यह कहकर रोटो सिसक सिसक कर रोने लगा। एक बोतल में थोड़ी सी तलछट बची थी, वही पी गया। फिर बोला, बाबू तुम पुनर्जन्म मानते हो? मानता हूं। मैं पिछले जन्म में प्यासा चातक था और ये मेम एक सुंदर जल पक्षी। हम दोनों उसी क्षण बाथरूम का दरवाजा हिला। रोटो ने झट से मुझे 5 उंगलियां दिखाईं इशारे में और तुरंत जाकर अपनी जगह लेट गया। खर्राटे लेने लगा। लंबा साहब, जिसे मेम टिमी कहती थी, लौट आया। अपनी बेंच पर धंसकर बैठ गया। अब रोटो जागने का नाटक करते हुए जमाई लेता हुआ उठा। आंखें मलता हुआ एक करुण दृष्टि मुझ पर डालकर बाथरूम में घुस गया। अब टिमी की बारी थी। रोटो के हटते ही वो मेरे पास आया और मेरा हाथ मरोड़कर पकड़ लिया। मैं पहले क्या उठा। गुड मॉर्निंग सर। उसने मेरी उंगलियां ऐंठ दी। उफ, वो बोला, मैं तुम्हारी हड्डियां चूर चूर कर दूंगा। यस सर। तो मैं जेली बना दूंगा। यस सर। मिस जॉन जिल्टर से मैं ही शादी करूंगा। सब सुन चुका हूं। अगर मेरे पक्ष में बात नहीं की तो जिंदा नहीं बचोगे। यस सर। मेरी अथाह संपत्ति है। 5 होटल, 10 जहाज कंपनियां, 25 सुअर कारखाने। रोटो के पास क्या है? एक अवैध शराबखाना, वो भी मेरे पैसों से। ब्लूटो एक निकम्मा, पियक्कड़, ठिगना बदमाश। तभी रोटो झपटकर भीतर आया। शायद सब सुन रहा था। मुट्ठी तान कर चिल्लाया, कौन निकम्मा, कौन पियक्कड़, कौन ठिगना बदमाश? मानव जाति में गाली और गीत सबसे अच्छा हिंदी में ही जमते हैं, ये मैं मानता हूं। पर अगर केवल गर्जना और धमाका चाहिए तो अंग्रेजी गालियां सुनिए, खासकर अमेरिकन। हर शब्द जैसे गोला सीधे कान से घुसकर आत्मा में फटता है। अंग्रेजी में पूरी नहीं समझता, सब गालियों का अर्थ भी नहीं, पर रसास्वादन में कोई कमी न रही। एक बात देखी, गाली गलौज में साहब लोग हमसे कमजोर हैं। 2 मिनट भी नहीं बीते कि हाथापाई शुरू हो गई। मैं अवाक देखता रह गया। गाड़ी कब कानपुर आकर रुकी मुझे पता ही नहीं चला। तभी धड़धड़ करती हुई मेम साहब आ पहुंची। क्या ये गैंडे कछुए की लड़ाई रोकना उनका काम? टिमी डियर, डोंट, ब्लाटो डार्लिंग, डोंट, प्लीज प्लीज डोंट। कुछ भी काम नहीं आया। मैं घबराकर गाड़ी से कूद पड़ा। फर्स्ट और सेकंड क्लास खाली थे। डाइनिंग कार में सब अभी भी नाश्ता कर रहे थे। किससे कहूं? तभी प्लेटफॉर्म पर एक साहब दिखा, सफेद फ्लानल की पैंट पहने, टहलता हुआ, सीटी बजाता हुआ। मैं हाथ जोड़कर बोला, कम सर, लेडी बड़े संकट में है। साहब ने तेज सीटी मारी और मेरे साथ दौड़ पड़ा। मेम उस वक्त मेरे हाथ की झड़ी लेकर दोनों लड़कों पर चपाटे मार रही थीं, लेकिन उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। दोनों झगड़ते खुड़ते समाने। तभी नया साहब जो अभी आया था मेम से पूछता है, हेलो जॉन, क्या हुआ? मेम फटाफट सब समझा देती हैं। साहब टिमी और रोटो को रोकने चले, लेकिन वे दोनों उसी पर झपट पड़े। नए साहब का हाथ फंस गया। हाय रे, वाह कितनी पिटाई। टिमी सिर पटकते ठोकते दरवाजे पर जा गिरा और 14 दिशाओं में अंधेरा फैल गया। रोटो कोंच कोंच कर बेंच के नीचे चितपात हो गया, एकदम ठंडा ठंडा। मेम मुझे थोड़ा खींचकर नए साहब से परिचय कराती हैं। ये हैं प्रसिद्ध मिस्टर बिल बाउंडर, बहुत अच्छा मुक्का मार सकते हैं। और ये है मिस्टर चैटर्जी, बहुत प्रिय पुराने दोस्त। साहब मेरे चेहरे को देखते हुए बोले, बियार्ड। मेम बोली, ठीक है, दाढ़ी रहे, ये बहुत ज्ञानी हैं। साहब मेरा हाथ जोर से हिलाते हुए बोले, हाउ डू डू, ठंड लग रही है ना? मेरे मन में एक विचार आया। मैं मेम साहब से चुपके कहा, देखिए मिस जॉन, इतना हंगामा क्यों? टिमी और ऑटो दोनों अब काबू में हैं। मैं कहूं कि आप इस बिल साहब को ही चुन लें, सही व्यक्ति है। मेम बोली, राइटो, ये बात तो अभी याद नहीं थी। आइए बिल, आप मुझे ब्याह करेंगे? बिल बोले, रैदर, कौन कहता है कि मैं नहीं करूंगा? राधा माधव। साहब थोड़े बेतरतीब। मैंने बिल को रोकते हुए कहा, रोसो साहब, सब तुरंत क्यों? मैं ब्राइड मास्टर कन्या करता हूं, पहले कुलशील जान ले, फिर मेरी राय। बिल बोले, मेरे ठाकुर दादाजी माचिसी थे, मेरे पिताजी भी बचपन में जूते सिलते थे। मैं बोला, तो कुल मर्यादा कम नहीं होती। आपकी आय कितनी? मैंने पूछा। बिल थोड़ा सोचकर बोले, मिनट में 10,000, घंटे में 6 लाख। लेकिन चिंता न करें, मेरी मासी के जाने के बाद आय और बढ़ जाएगी। उनके 25 बड़े बड़े तालाब हैं, खारे पानी में, जिनमें टिम्मी मछली किलबिल कर रही है। मैंने कहा, ठीक है, और बताना नहीं। मैंने अपनी राय दे दी, आगे बढ़ो, मैं आशीर्वाद दूं, रियल हिंदू स्टाइल। लेकिन धान दुब्बो कहाँ? मैंने खिड़की से गला निकाले।
कुली, जल्दी थोड़ी घास छिड़क लाओ, पैसा मिलेगा। इंग्लिश में आशीर्वाद नहीं आता। मैंने कहा, अगर आपत्ति नहीं तो बंगला में ही। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। साहब के सिर पर एक मुट्ठी घास डालकर मैंने कहा, बेचो, धन तो पर्याप्त है, संतान भी होगी, लक्ष्मी इस सब में शामिल है। लेकिन खबरदार, बहुत शराब टप खाओ मत, नहीं तो भ्रमशाप लगेगा। साहब ने फिर मेरे हाथ को जोर से झटकते हुए हिलाया। मैंने मेम से कहा, माँ लक्ष्मी आपके सिंदूर का अक्षय हो। वीर प्रसविनी बनकर काम नहीं करना, आशीर्वाद सिर्फ हमारे लिए उठाएं। गरीब काला धनियों के दुख की चिंता ना करें, कुछ शांत शिष्ट बच्चों के साथ घर संभालें। मेम ने अचानक अपना चेहरा उठाकर मेरे 5 दिन पुराने दाढ़ी पर देखा। विनोद बाबू बोले, आह छी छी छी। चाटुज्य मशाय बोले, हाँ, देवी चौधरानी में तो ऐसा ही लिखा है। ठीक है चाटुज्य मशाय, पाका लंका का आंबड़ा कैसा लगा? इसमें कोई तीखापन नहीं, यही उनका रिवाज है। भक्ति श्रद्धा इसी तरह जताते हैं, इसमें लज्जा किसे? चाटुज्य मशाय बोले, फिर देखा ढ्यांग और बेटा धीरे धीरे उतर रहे हैं। जन दो कुली उनके सामान उतार रहे हैं। गाड़ी चली गई। बिल और जॉन हाथ पकड़े पकड़े नाचने लगे। मैं फालतू का ठहरा और देखता रह गया। जॉन बोली, चाटुज्य जी, इस खुशी के दिन तुम ऐसे फालतू मत बैठो, हमारे नाच में शामिल हो। मैं बोला, मादर लक्ष्मी, मेरी कमर में चोट है, नाचने का कविराज ने मना किया। लेकिन तुम गाओ, हम नाचेंगे। क्या किया जाए, मैंने एक राम प्रसादी पकड़ लिया। पूरा रास्ता ऐसे ही बीता। अंत में मोगलसराय आया। मेम बोली, कोलकाता पहुंचकर उनकी शादी होगी। 3 दिन बाद ग्रैंड होटल में मिलूंगी। बहुत हाथ मिलाना, अनुरोध करना, फिर काशी की गाड़ी पकड़ लेंगे। विनोद बाबू बोले, ठीक है चाटुज्य मौशाय, पत्नी सब कुछ सुन गई, क्यों ना सुने। सती लक्ष्मी 50 साल की हो गई। नवयुवाओं की तरह ना समझ नहीं है कि अभिमान में चौंक जाएं। मैं घर लौटकर उन्हें सब बता दिया। चाटुज्य, पत्नी ने क्या कहा? तांगुनी एक नपित को बुलाकर बोली, दे तो रे, बूढ़े का चेहरा अच्छे से देखो, स्लेच मागी उज्जिष्टि कर दिया। फिर उस चूनी की अंगूठी ले ली, गंगा जल से धोकर अपनी उंगलियों में पहन ली। बाऊ भात का भोज कैसा हुआ? उस दुख की बात फिर नहीं सुनी। ग्रैंड होटल जाकर देखा, कोई नहीं था। एक खानसामा बोला, शादी के अगले दिन ही बेटी पलायन कर गई। साहब उसे खोजने गए। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।